ओके. आता स्क्रीन ऐकू येते का बघा. स्क्रीन सुद्धा विजिबल होईल आता. बरं, ऐकू येते सगळ्यांना आता. स्क्रीन विजिबल झालेली आहे. ठीक आहे, चला. तो C++ में देखो, रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सी, ये तो चलता ही रहेगा. मीनवाइल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ CPP ये सी की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन जो है ये चलती ही रहेगी. हमने देखो इनपुट आउटपुट इन CPP, कॉन्स्टेंट्स इन CPP, कॉन्स्ट और इनम कीवर्ड ये देखे. आज हम चलेंगे ऑपरेटर्स इन CPP के पास, और फिर कुछ ऑपरेटर्स जो है वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं. एडमिशन की ये सिलेबस जो है ये शायद आपके पास होगा, नहीं होगा तो फिर मैं ये अपलोड कर लूंगा. ओके, एडमिशन की एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन. कल से ऑनलाइन वाले बच्चों के एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे. ओके, ऑफलाइन वाले जो रिमेनिंग है जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं किया वो एडमिशन कर लो. रात को 9 बजे के बाद एडमिशन नहीं होगा. ओके, आज रात 9 बजे से पहले अपना एडमिशन करवा लो. चलो ठीक है. ओके, 9 बजे के बाद एडमिशन्स बंद होंगे. बाकी बच्चे जो है वो कल ले लेना. राइट, 9 बजे के बाद बस एडमिशन. पेमेंट वगैरह मत करना, और पेमेंट करने से पहले बच्चों कॉल करना. विदाउट कॉल पेमेंट नहीं करना है. ठीक है, आज है 18 जून. ओके, कल से ऑनलाइन वालों के एडमिशन शुरू हो जाएंगे. उसकी नोटिस भी आ जाएगी आपको ग्रुप पे. ऑफलाइन वाले अपने एडमिशन्स कंफर्म करा लो एज अर्ली एज पॉसिबल. 21 के बाद हम बस उन्हीं बच्चों को अलाउ करेंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है. ठीक है, तो आपके पास आज है, कल भी है, परसों भी है. कर लो एडमिशन, अपने कंफर्म कर लो. चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं. इनम हमने देखा कल. ठीक है, क्या हमने कल इनम की पूरी नोट लिखी? आई होप लिखी. ये वाला एग्जाम्पल भी हुआ, मतलब पूरी नोट लिखी. ये वाला एरर वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा. ठीक है, एरर वाला ये एग्जाम्पल भी हमने देखा था. क्या कहा था हमने? kth symbolic constant. ओके, kth symbolic constant इनिशियलाइज करने के लिए आप k-1 to 0th कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हो.
ओके, और सीधा लिख देते हैं आप 0th सिंबॉलिक कांस्टेंट टू k-1th सिंबॉलिक कांस्टेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यूज कर सकते हो इसको kth सिंबॉलिक कांस्टेंट इनिशियलाइज करने के लिए। बट रिमेंबर k-1th सिंबॉलिक कांस्टेंट इनिशियलाइज करने के लिए आप kth कांस्टेंट एंड ऑनवर्ड्स, kth एंड ऑनवर्ड्स ये वाले कांस्टेंट्स जो है, ये वाले कांस्टेंट्स आप यूज नहीं कर सकते। आसान भाषा में नीचे वाला कांस्टेंट इनिशियलाइज करने के लिए ऊपर वाले कोई भी कांस्टेंट्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला कोई कांस्टेंट आपको इनिशियलाइज करना है तो नीचे वाले सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर का रूल क्या है कि भाई कंपाइल करते वक्त क्या कहता है कंपाइलर, कंपाइल करते वक्त वो लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम कंपाइल करते करते जाएगा। लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम कंपाइल करते करते वो नीचे जाएगा। समझ रहे हो, लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम, डन, राइट। तो टॉप टू बॉटम नीचे जाते वक्त कंपाइलर को पहले रेड मिलेगा, फिर कंपाइलर को ग्रीन मिलेगा, और जब कंपाइलर ग्रीन इक्वल टू रेड प्लस 2 कंपाइल कर रहा है तो उसके पास रेड भी है 2, तो उसको पता ही है एक नंबर है, राइट। तो ग्रीन को इनिशियलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे ब्लू इनिशियलाइज करने के लिए रेड और ग्रीन यूज किया हुआ है, सो रेड प्लस ग्रीन यूज करके ब्लू इनिशियलाइज हो जाएगा, बिकॉज कंपाइलर नोज रेड, कंपाइलर नोज ग्रीन। ओके, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा। जस्ट ए मिनट। हाँ, नाही नाही हळूच बोला, पण मेसेज करायचं ना। हाँ, तो ये जो है ये वैलिड हुआ, लेकिन इस वाली केस में क्या हुआ देखो, कंपाइलर फिर से ऊपर से नीचे आएगा कंपाइल करते करते, तो उसने रेड को कंपाइल किया, उसे 10 असाइन किया, ये बिल्कुल सही है। फिर वो ग्रीन को कंपाइल करने गया, किसे कंपाइल करने गया, ग्रीन को। ओके, अब ग्रीन वो कंपाइल करेगा और ग्रीन को इनिशियलाइज करते वक्त वो रेड और ब्लू यूज करेगा। अब यहाँ रेड तो कंपाइलर को पता है, लेकिन ब्लू के बारे में कंपाइलर को कुछ भी पता नहीं है। ब्लू के बारे में कंपाइलर को कुछ भी पता नहीं है, तो इन दिस केस कंपाइलर जनरेट्स एरर। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। इन दिस केस कंपाइलर जनरेट्स एरर। एवरीबडी क्लियर विद दिस? कंपाइलर जनरेट्स एरर। ओके, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, ऊपर वाले कांस्टेंट्स हम नीचे वाले कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट नीचे वाले कांस्टेंट को ऊपर वाले कांस्टेंट्स इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, सो दिस इज इन्यूमरेशन। अब इन्यूमरेशन वाले, इनम वाले कांस्टेंट्स और कॉन्स्ट कीवर्ड वाले कांस्टेंट्स, इनमें क्या फर्क है, कुछ समझ रहे हो क्या? व्हाट इज डिफरेंस? सबसे पहला डिफरेंस है मेमोरी वाला। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? मेमोरी वाला। क्या डिफरेंस है? कॉन्स्ट को, इसको मेमोरी मिलती है, ऑक्यूपाइज मेमोरी, occupies memory. Enum does not occupy memory. Does not occupy memory. हाँ, अब कॉन्स्ट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो तो उस डेटा टाइप पे डिपेंड होगा।
जिस डेटा टाइप के लिए आपने कॉन्स्ट जो है वो अप्लाई किया है। अगर आपने कहा कॉन्स्ट इंट तो 4 बाइट्स लेगा। अगर आपने कहा कॉन्स्ट डबल ओके तो 8 बाइट्स लेगा। अगर आपने कहा कॉन्स्ट डबल तो 8 बाइट्स लेगा। अगर आपने कहा कॉन्स्ट कॉस्ट कितना दे सकते कॉन्स्ट कैर स्टार पी ओके तो पी बना पॉइंटर पॉइंटर यानी ये 8 बाइट्स लेगा। समझ रहे हो? तो आपका कॉन्स्ट जिस डेटा टाइप पे अप्लाई हो रहा है उस डेटा टाइप को जितनी मेमोरी की जरूरत है उतनी मेमोरी वो लेगा। एंड व्हाट अबाउट द इनम? इनम जो है वो सिंपली सिंबॉलिक कांस्टेंट्स है। इनम क्या है? इनम सिंपली सिंबॉलिक कांस्टेंट्स है। ओके तो ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स है ये काम कैसे करते हैं? तो कंपाइलर जो है वो सिंपली सिंबॉलिक कांस्टेंट को उनकी वैल्यू से सीधे कोड में ही रिप्लेस कर देता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को उनकी वैल्यू से सीधे कोड में रिप्लेस कर देता है। हेंस इन्यूमरेशन कांस्टेंट जो है उन्हें किसी भी प्रकार की मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। वो किसी भी प्रकार की मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या था? व्हाट इज द सेकंड रूल? इन्यूमरेशन कौन से डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं? दे कैन वर्क विथ ओनली इंटीजर्स। वर्क विथ int only. Okay, and what is this? Can work with any data type. Can work with any data type. Okay, can work with any data type. Right? So 1 2 और बाकी जो इन्यूमरेशन का एक्सप्लेनेशन है वो तो आप समझ ही गए। एवरीबडी क्लियर विद दिस? राइट? इन्यूमरेशन क्लियर हो गया है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले ये वाला एक कोड जो है इसे एग्जीक्यूट कर लो। हाँ लिख लो, कोड लिख लो, इसे एग्जीक्यूट कर लो। हम्म
करा, एग्जीक्यूट करा पेपर और मुझे इसका आउटपुट भेज दो। जो भी आपको आउटपुट लग रहा है कि ये होगा, सेंड मी। और एडमिशन लेने वाले आपको बता दो 21 या 22 से आपकी प्रेजेंटी शुरू हो जाएगी। ओके, और वो प्रेजेंटी के लिए आपको मुझे लेक्चर खत्म होने के बाद 15 मिनट में नोट्स भेजनी होंगी जो भी आपने लिखी है। ओके, अगर वो नोट्स मुझे नहीं मिली तो फिर आपकी एब्सेंटी मार्क हो जाएगी। करा रे बाबांनो, एक्झिक्यूट करा, बघा काय होतंय। हो गया, चलो ठीक है, लेट्स सी। देखो क्या होगा, अब हम जरा समझते हैं। देखो, ओल्ड स्टूडेंट्स मतलब जो मेरे पास सी के लिए थे और जिन्हें ये लग रहा है कि सर ये तो एरर है, शेजारी कुणी असलं तर लाद घालायला हवा त्याला, शेजारी कुणी असलं तर लाद घालायला हवा त्याला। चलो ठीक है, अब देखो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, एट द एंड सेमीकोलन, फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन इज नॉट एरर, ये सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। बस याद रखना, इसकी वजह से, इस सेमीकोलन की वजह से आपका फॉर लूप जो है अब वो इतना ही हुआ। इस बॉडी का और फॉर लूप का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस बॉडी का और फॉर लूप का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, राइट? ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा? देखो, फॉर लूप अगर इतना ही हुआ तो भी एग्जीक्यूशन तो उसका जरूर होगा, एग्जीक्यूशन उसका जरूर होगा। तो सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन पे पहुंचेगा। अब i की वैल्यू जो 1 है वो क्या हो जाएगी 3। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन के पास जाएगा, इज 3 लेस देन इक्वल टू 7? यस, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये ट्रू हुआ। ओके, ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूटर अभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे, ये जो बॉडी है इसका और आपके फॉर लूप का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। They don't have any connection with each other, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां से सीधे जाएगा इटरेशन के पास और i की वैल्यू हो जाएगी 4। इटरेशन के बाद कंडीशन के पास, 4 लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू हुआ। इसके बाद फिर जाएगा इटरेशन के पास, ये हो जाएगा 5। इटरेशन के बाद कंडीशन, 5 लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू होगा और फिर इटरेशन i प्लस प्लस हुआ 6, फिर 6 लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू हुआ, i प्लस प्लस 7, फिर कंडीशन 7 लेस देन इक्वल टू 7 ये भी ट्रू हुआ, फिर इटरेशन के पास से जाएगा और फिर 7 का होगा 8, 7 का क्या हो जाएगा 8। अब इटरेशन के बाद जब कंडीशन पे आएगा 8 लेस देन इक्वल टू 7,
ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स हो जाने के बाद सीधे यहां आएगा आफ्टर, ओके वेट वेट वेट, फॉल्स हो जाने के बाद सीधे इधर पहुंचेगा इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इस ब्लॉक का फॉर लूप के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो फॉर लूप इधर खत्म हुआ, फॉल्स होने के बाद नीचे आएगा सी आउट आई, क्या प्रिंट करेगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, 8। तो पहले 8 प्रिंट होगा एंड देन आफ्टर लूप आई इज इक्वल टू, आई की करंट वैल्यू 8, तो 8 के बाद मैसेज आएगा आफ्टर लूप I is equal to 8, आफ्टर लूप I is equal to 8, ये वाला तो फाइनल आउटपुट जो है वो ये रहेगा 8 आफ्टर लूप I is equal to 8, ये वाला भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। एक बार क्यों एग्जीक्यूट करना है इसको, क्योंकि इसका लूप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये जो ब्लॉक है ना, ओपनिंग टू करली ब्रैकेट, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक है। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, समझ गए हो, राइट, ओके। तो सी आउट आई से 8 प्रिंट हुआ और ये नीचे वाले स्टेटमेंट की वजह से आफ्टर लूप आई इक्वल टू 8 प्रिंट हुआ। ये जरा नोट कर लो, सेमीकोलन एरर नहीं होती गधों, सेमीकोलन एरर नहीं होती। चलो हो गया, ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सी, इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपके पास है एक आई, इनिशियली इधर कोई वैल्यू नहीं दी है, अब एग्जीक्यूटर सीधा इटरेशन के पास आएगा। एग्जीक्यूटर किधर आएगा, इटरेशन इनिशियलाइजेशन के पास आएगा। इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू हुई 1, इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू हुई 1, ओके। और इसके बाद एग्जीक्यूटर पहुंचा कंडीशन के पास, कंडीशन में देखो सिंगल इक्वल टू है। अब सिंगल इक्वल टू में मैंने आपको बताया था, आपको ये समझना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, असाइनमेंट वाले ऑपरेशन में रिजल्ट क्या होगा। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, इन्हें याद रखा करो, ओके। तो i इक्वल टू 0 में होगा क्या, i को पहले 0 असाइन होगा और जो वैल्यू असाइन हुई है वही असाइनमेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा। जो वैल्यू असाइन हुई है वही असाइनमेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा, वही असाइनमेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 का रिजल्ट क्या हुआ, i इक्वल टू 0 का रिजल्ट हुआ 0, और 0 रिजल्ट मतलब क्या रिजल्ट है, फॉल्स। और यहां से सीधे आपका एग्जीक्यूटर लूप के बाहर आएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ फॉल्स, और फिर ये प्रिंट करेगा मेन एंड्स। क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा मेन एंड्स। क्लियर हुआ सबको, ठीक है, ये प्रिंट करेगा मेन एंड्स। डन, ठीक है, ओके। तो ये वाला भी नोट कर लो, नोट कर लो इसको, दोनों कोड जो है नोट कर लो। चलो हो गया, ओके। अब लिखो सीपीपी का नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स इन सीपीपी।
ऑपरेटर्स इन CPP. व्हाट इफ i इक्वल टू 0 की जगह i इक्वल टू 1 होता, 1 और एनीथिंग एल्स. बेटा कल परसों के लेक्चर में थे क्या? एक्सप्लेन किया ना बेटा वहां पे. फिर सेम डाउट रिवाइज करते रहो भाई. चलो फिर भी बता देता हूं. इक्वल टू 1 होता तो रिजल्ट क्या आता है इधर बताओ जरा. i इक्वल टू 1 होता तो रिजल्ट क्या आता बताओ. बोला जरा पटकन बोला, वेळ नाही आपल्याकडे. i इक्वल टू 1 होता तो इसका रिजल्ट क्या आता. वैल्यू बताओ, वैल्यू गधे. ये 1 होता और 1 का मतलब ट्रू होता एंड ट्रू का मतलब लूप इनफाइनाइट जाता. रिवाइज करत जा रहे बाळांनो. और जब भी मैं ये कोड बताता हूँ मशीन पे ट्राई करके भी देखा करो, फिर खुद के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया करो. उसके बिना प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे. चलो ठीक है. ऑपरेटर्स इन CPP. हमने C वाले कुछ ऑपरेटर्स देखे थे. C वाले सारे ऑपरेटर्स एज इट इज C++ में भी काम करते ही है. साथ में CPP ने खुद के भी कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं. साथ में C++ ने खुद के भी कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं. ओके. कौन से ऑपरेटर्स दिए हैं तो वो अब जरा समझते हैं. ठीक है. सी, ये पहला ऑपरेटर C++ ने दिया है, सबका फेवरेट है. इसे कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. इसे कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. ओके. देन CPP ने हमें दिया है स्कोप रिजोल्यूशन स्टार. ओके. ये क्या है? ये है पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर. पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर. ओके. फिर CPP ने हमें दिया है डॉट स्टार. ये है पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर. फिर हमें दिया है एरो स्टार. ये है अगेन पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर. ये है पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर. ओके. तो ये तीनों जो है ये पॉइंटर टू मेंबर के साथ कनेक्टेड है. ओके. तो ये जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके एंड में ये पॉइंटर टू मेंबर जो है उसको पढ़ेंगे. ओके. इस बार क्लास एंड ऑब्जेक्ट के एंड में ही पढ़ेंगे. यूजुअली मैं इसको आफ्टर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाता हूं, लेकिन लास्ट बैच में क्या हुआ ये पढ़ाना ही भूल गया. तो इस बार हम इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के एंड में मतलब फ्लो में जैसे जाएंगे वैसे इसको पढ़ लेंगे. ओके. ठीक है. उसके बाद आएगा एक न्यू. ये भी एक ऑपरेटर ही है. ओके. न्यू ये एक ऑपरेटर है. ये है मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर. ये क्या है? मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर. देन वी हैव डिलीट. डिलीट है मेमोरी रिलीज ऑपरेटर. डिलीट है मेमोरी रिलीज ऑपरेटर. ओके.
Then we have set W. Okay, set W. It is field width operator, or you can call it function also. Field width operator और function. ठीक है, और सेट डब्ल्यू की तरह और एक होता है जिसके साथ आप फेमिलियर हो, एंडल. एंडल इट इज लाइन फीड ऑपरेटर. एंडल क्या होता है? यह है लाइन फीड ऑपरेटर. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. तो ये जो कुछ ऑपरेटर्स है ये हमें C++ ने अलग से दिए हुए हैं, राइट, अदर देन दोज ऑपरेटर्स वी हैव सीन इन सी के ऑपरेटर्स तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगे ही होंगे, प्लस C++ ने अपने कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं. ये कुछ 8 ऑपरेटर्स हैं. ये 8 ऑपरेटर्स अब हमें समझने हैं. उसमें से ये जो 3 हैं ये हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर के बाद समझेंगे. अभी हमें ये पहला और नीचे के 4 ऑपरेटर्स जो है इन्हें समझना है. ठीक है, चलो नोट कर लो इनको. ऑपरेटर्स इन सीपीपी वहां पे लिख लेना. एक पहली लाइन लिखो, द ऑपरेटर्स वी हैव सीन or say the operators belonging to C. The operators belonging to C work as it is in CPP also. Work as it is in CPP also. Full stop. CPP has given us some extra operators. CPP has given us some extra operators. These operators are as follows. 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 और ये सारे लिख लो नीचे, वन बाय वन लिख लो सारे नीचे. ये सारे ऑपरेटर्स लिख लो. बघा झाले का? झाले की सांगा पटकन.
चलो हो गया। ओके, अब हमें ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है इसके साथ फेमिलियर होना है। ओके, चलो समझते हैं व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या कहते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वाली भाई साहब देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले लोकल एंड ग्लोबल ये वाले वेरिएबल्स पता होने चाहिए। लोकल एंड ग्लोबल ये वाले वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स? देखो, सबसे पहले वेरिएबल जो है उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लो। क्या होता है वेरिएबल? हमने देखा था, इट इज एन एंटिटी विच कैन स्टोर सम वैल्यू। ओके, an entity which stores some value, which stores some value. दूसरी, second one, it is an entity which has memory. अब वैल्यू स्टोर करेगी मतलब मेमोरी तो चाहिए। which has some memory, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसे थोड़ी बहुत मेमोरी होती है। ओके, थर्ड वन, to use a variable we first have to declare it. Okay, to use variable we have to first create it. क्रिएट करना है मतलब उसको डिक्लेयर करना है। क्रिएट करना है मतलब उसे क्या करना है? डिक्लेयर करना है। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, एंड में सेमीकोलन। और ये जो वैल्यू वाले भाई साहब है ये ऑप्शनल है। ठीक है, सो डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, एंड में सेमीकोलन, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आई होप यू रिमेंबर कि हमें वेरिएबल क्यों चाहिए। अगर वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन वगैरह सब। You remember this, right? Data type var name equal to value is the syntax of declaration of a variable, right? ठीक है, डन। तो ये वेरिएबल है। और एक पॉइंट है, फोर्थ वन, you can change the value of variable. You can change value of variable as per your requirement. As per your requirement, you can change value of variable as per your requirement. Okay, चलो फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेरिएबल दिखाता हूँ। Now we have int main. Okay, we all are familiar with it, लेकिन फिर भी कुछ और भी पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं। Okay, so we have int main, और int main के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num is equal to 1, और मेन फंक्शन जो है वो मान लो यहाँ खत्म हुआ। ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक मेन फंक्शन जो है वो क्या हो गया? ये खत्म हो गया। मेन फंक्शन एंड्स हियर। ठीक है, अब मेन फंक्शन अगर यहाँ पे एंड हो चुका है तो देखो, ये ओपनिंग ब्रैकेट टू द क्लोजिंग ब्रैकेट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द मेन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन। मधुरा कटोली,
ओके, इसे क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द मेन. ओके, मॅडम त्यांना अलाउ करू नका, परत त्यांची रिक्वेस्ट आली तर अलाउ करू नका. राइट, दिस इज व्हाट बॉडी ऑफ द मेन. ठीक है. अब इंट नम1 जो है वो डिक्लेयर कहां पे हुआ? ये डिक्लेयर हुआ ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट. ये कैसे डिक्लेयर हुआ? ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, ये जो है डिक्लेयर हो गया फ्रॉम ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसे कहते हैं, इस वेरिएबल का स्कोप. क्या कहते हैं? इस वेरिएबल का स्कोप. तो आपका वेरिएबल जिस स्कोप, जिस करली ब्रैकेट वाले पेयर के अंदर डिक्लेयर हुआ है, इन ब्रैकेट्स को कहते हैं वेरिएबल का स्कोप. ओके, अब ये इंट मेन जो है ये हुआ फंक्शन. ये क्या हुआ? ये हुआ फंक्शन. और ये ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट ये हुई मेन फंक्शन की बॉडी. ओके, सिमिलरली ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट ये हुआ नम वेरिएबल का स्कोप. जिन करली ब्रैकेट के अंदर आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो करली ब्रैकेट आपकी वेरिएबल का स्कोप होता है. हम उसे स्कोप कहते हैं. क्या कहते हैं? स्कोप. ओके, यहां एक सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना होता है, पांचवा. इनसाइड वन स्कोप मोर देन वन वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम. क्या है? इनसाइड वन स्कोप और फंक्शन, inside one scope or function more than one variables cannot have same name. More than one variables cannot have same name. Okay, inside one scope or function more than one variables cannot have same name. Right, इसका मतलब ये हुआ कि int num is equal to 1 and then if I say again int num, तो देखो ये दो डिक्लेरेशंस हुए, नम वेरिएबल के दो डिक्लेरेशंस हुए. राइट, डेटा टाइप मेंशन किया मतलब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया. तो यहाँ नम वेरिएबल के दो डिक्लेरेशंस हुए एंड मोर देन वन डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम वेरिएबल इज नॉट अलाउड इन वन स्कोप और इन वन फंक्शन. समझ गए कि नहीं? सो मोर देन वन वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम इनसाइड वन स्कोप और वन फंक्शन. इनसाइड वन स्कोप और वन फंक्शन. ठीक है, इनसाइड वन स्कोप और वन फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम. मोर देन वन वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम. क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाली चीज जो है ये एरर देगी. इवन इफ यू चेंज द डेटा टाइप, इफ यू से फ्लोट num is equal to 2.6, this and this, both statements will generate error. Both statements will generate error. Okay, यही अब दूसरी पॉसिबिलिटी आपको दिखाता हूं. सी, क्या हमने क्या कहा है? एक ही स्कोप के अंदर. स्कोप का मतलब क्या है बच्चों? ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट. दिस इज कॉल्ड स्कोप. ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड स्कोप. अब ये स्कोप मतलब किसी फंक्शन की बॉडी हो सकती है या फिर ऐसे ही कोई स्कोप हो सकता है. इफ वाला स्कोप हो सकता है, फॉर वाला स्कोप हो सकता है. देखो, इफ वी राइट इफ वाला स्टेटमेंट, तो इफ वाली केस में भी हमें ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट देने पड़ते हैं. तो ये जो है ये हुई
बॉडी ऑफ ईफ, या फिर आप कह सकते हो दिस इज वन स्कोप, दिस इज वन स्कोप। ओके, अब रूल क्या कहता है, एक ही स्कोप के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स कैन नॉट हैव सेम नेम, लेकिन अगर स्कोप बदल गया, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, वी हैव इंट मेन, वी हैव इंट मेन, इंट मेन के अंदर मैंने इधर लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 5, हमने क्या लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 5, और फिर मैंने ऐसे ही एक स्कोप ओपन करके क्लोज कर दिया और ये मेन फंक्शन भी इधर क्लोज हुआ। अब ये जो है ये क्या हुआ, जस्ट अनदर स्कोप। ओके, फ्रॉम दिस करली ब्रैकेट टू दिस करली ब्रैकेट, ये एक स्कोप है, चलो इसको नाम देते हैं स्कोप 1। देन दिस करली ब्रैकेट टू दिस करली ब्रैकेट, ये भी एक स्कोप है, इसे नाम दे देते हैं स्कोप 2। दिस इज स्कोप 1 एंड दिस इज स्कोप 2। स्कोप 1 जो है उसी को हम कह सकते हैं मेन फंक्शन की बॉडी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे मेन फंक्शन की बॉडी, राइट, वी कॉल इट मेन फंक्शन की बॉडी, बट चलो दैट इज ऑल्सो स्कोप, राइट। तब ए वेरिएबल जो है ये अभी कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, ये आउटर स्कोप यानी स्कोप 1 में डिक्लेयर हुआ है। किधर डिक्लेयर हुआ, स्कोप 1 में। अब अगर हम स्कोप 2 में चले और अगर मैं इधर लिख दूं इंट ए इज इक्वल टू 10, ओके, अब स्कोप बदल गया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप, मैंने अभी आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है। स्कोप का मतलब होता है ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड इट्स पेयर, ये दोनों के बीच में जो है या फिर ये दो जो है इसको कहते हैं स्कोप। तो अभी देखो ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दिस इज ए स्कोप। ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो ए स्कोप। तो ये जो बड़ा वाला स्कोप है ना, स्कोप 1, यू कैन से दिस एन आउटर स्कोप, और ये जो है इसे आप कह सकते हो इनर स्कोप। बट सी both scopes are different, both scopes are different। ओके, तो अगर scopes different हुए तो उनके अंदर जो वेरिएबल्स है उनके नाम सेम हो सकते हैं, मतलब ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। int a is equal to 5 और नीचे int a is equal to 10, they are valid because their scopes of declaration are different। उनके स्कोप क्या है, उनके स्कोप अलग अलग है, देयर स्कोप्स आर डिफरेंट। समझ गए कि नहीं, देयर स्कोप्स आर डिफरेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। सी तीसरा वाला एग्जांपल, हमें बस स्कोप समझने हैं, राइट ना। सी वी हैव इंट मेन, ये एक फंक्शन है। ऐसा ही मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया void myfun नाम का, दिस इज वन मोर फंक्शन। ओके, दिस इज वन मोर फंक्शन, राइट। वी हैव int main, ये एक फंक्शन है, एंड वी हैव void myfun, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। void myfun ये दूसरा फंक्शन है। दोनों के देखो क्या लगता है आपको, क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों के स्कोप्स जो है वो अलग अलग हैं। मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो अलग है, myfun फंक्शन की बॉडी जो है वो अलग है। तो अगर हम कहें दिस इज स्कोप 1 एंड दिस इज स्कोप 2, तो कैन वी से स्कोप 1 एंड स्कोप 2 आर डिफरेंट, are different scopes। ओके, क्या ये सही है, आर दे डिफरेंट स्कोप्स? ऑब्वियसली यस, दे आर डिफरेंट स्कोप्स।
अब अगर ये स्कोप्स डिफरेंट है तो उनके अंदर जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे उनके नाम सेम हो सकते हैं. So you can say int a is equal to 5 and you can say here int a is equal to 10. ओके ठीक है, तो वो int a is equal to 5, int a is equal to 10. तो ये जो वेरिएबल है a वो स्कोप 1 के अंदर है और ये जो वेरिएबल है वो स्कोप 2 के अंदर है. समझ गए नहीं? int a ये जो वेरिएबल है ये स्कोप 1 के अंदर है और int a ये जो वेरिएबल है ये स्कोप 2 के अंदर है. समझ गए? तो ये स्कोप वाला फंडा क्लियर हुआ कि नहीं देखो, स्कोप वाला फंडा क्लियर हुआ कि नहीं देखो. हमें एक्चुअली लोकल वेरिएबल समझना है बट थोड़ा सा ये स्कोप वाला फंडा मुझे आपको समझाना था. ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस स्कोप, राइट? तो ये वेरिएबल्स जो है इनकी एक छोटी सी ये जो नोट है उसे लिख लो, उसे लिख लो. कोई टाइटल नहीं है, बस ऊपर टाइटल दो वेरिएबल करके और ये 4-5 पॉइंट्स जो है वो नोट कर लो. कैन नॉट हैव सेम नेम इफ देयर स्कोप्स ऑफ डिक्लेरेशन आर डिफरेंट. हे थोडंसं चेंज करूया. मोर देन 1 व्हेरिएबल्स or say multiple variables can have same name if their scope of declaration or if their scopes of declaration are different. If their scopes of declaration are डिफरेंट. तो ये जो वेरिएबल वाले कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लो. ये हमने प्रॉपर इधर थ्योरी लिखी हुई है. हाँ, तो ये थ्योरी है और ये एग्जांपल्स है. ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल. बस मुझे आपको स्कोप्स क्लियर करने थे. ओके, नोट कर लो, ये जरा नोट कर लो. स्कोप्स बस आपको क्लियर करने थे. कोण येते तरी एवढा उशिरा? मॅडम लेट येणारे घेऊ नका आता. हो गया अभी बस. वेळा थोड्याशा समजल्या पाहिजेत आता आपल्याला. चल लिहून घ्या बाबांनो पटापट. चलो हो गया. ओके, तो बच्चों अनफॉर्चुनेटली आज का लेक्चर हमें यहाँ रोकना पड़ेगा. ओके, कल जो है सेम टाइम को लेक्चर होगा और टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है. आई हैव सम वर्क टू डू.